हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे घर पे। वही वाली बात, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद द करंट टॉपिक, जो कि थे हमारा हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कुछ 4 हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3 और नहीं sp2 और sp3। अच्छा 3 करी थी। ओके, तो ये चौथी है। ठीक, चेंज कर दो इसको। ये हमारे पास चौथी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d sp2 प्लस p प्लस d। ये भी हम लोगों ने काफी हद तक डिस्कस कर ली थी। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था एक क्वेश्चन, पूछा था मैंने वहां पर कि यहाँ पर d कौन सा वाला ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि p तो तीनों ही इन्वॉल्व हो चुके हैं बेसिकली। बट अगर मैं इसको और अच्छे से इलेबोरेट करना चाहूँ तो इसको sp2 थोड़ा बड़ा कर लो, तो ये होती है आपकी pz और ये होता है आपका dz स्क्वायर। तो हमारे पास जो d ऑर्बिटल काम में आने वाला है वो कौन सा है, कौन सा है, dz स्क्वायर। कैसे, वो समझ, इसकी ज्योमेट्री से समझना ज्यादा आसान है। हमारे पास है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री थी ये, और अगर इसको बनाते हैं तो ये आ जाएगा आपका एक प्लेन, ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक, और ऊपर और नीचे की तरफ ऐसा कुछ, ठीक, ये था सही। इस प्लेन को देखो, ये जो प्लेन बना हुआ है ये देखा हुआ नहीं लग रहा, देखा हुआ लग रहा है क्या? हाँ, कहाँ देखा था, देखा था हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। कहाँ देखा था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसा था ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री का एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर था। क्या ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है? दिख रहा है 120 120 और 120। हाँ, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इस ट्राइगोनल प्लेनर की बात करूं, किसकी, इस ट्राइगोनल प्लेनर की, तो मैं बोल सकता हूं ये मिलके बना होगा s प्लस px प्लस py से। कोई बुराई वाली बात नहीं है ना, सही बात है। बोल सकते हैं कि ये मिलके बना हुआ किससे, s प्लस px प्लस py से, सही। अब अपने पास बची कौन कौन सी ऑर्बिटल्स, pz और d की एक ऑर्बिटल। कौन सी बची, pz और d की कोई ऑर्बिटल। d की हमें पता नहीं है कौन सी होगी, बट हमें देखना है। तो ये कौन सा प्लेन है, ये बेसिकली xy प्लेन हो गया, ये बेसिकली xy प्लेन हो गया भाई। x और y मिलके बना रहे तो xy प्लेन हो गया ये, ठीक, xy प्लेन हो गया। ये एक्सिस कौन सी होनी चाहिए प्लेन के परपेंडिकुलर वाली, ये कौन सी एक्सिस होनी चाहिए, हाँ ये होनी चाहिए आपकी z एक्सिस। कौन सी होनी चाहिए, z एक्सिस। बात समझ में आ गई? ये तो अभी मैंने एक्सिस की बात करी, ऑर्बिटल्स की बात नहीं करी है कि कौन से ऑर्बिटल्स हैं, मैंने सिर्फ एक्सिस की बात करी है। तो अब समझना, z एक्सिस हो गई। अब हमारे पास बचा p कौन सा, एक, तो वो p कौन सा होगा, एक तो p बनाएगा आपका नीचे वाला एक ऑर्बिटल। ऑब्वियसली 2 ऑर्बिटल है, तो 2 ऑर्बिटल के लिए आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एक हाइब्रिड है और ये भी एक हाइब्रिड है। तो टोटल आपको ऑर्बिटल्स भी तो कितने चाहिए, 2 चाहिए ना, इंडिविजुअल भी आपको 2 चाहिए। तो नीचे वाला तो बना लिया pz, नीचे ऊपर आप कोई सा भी बना सकते हो, कोई रोल प्ले नहीं होता। साथ ही साथ में प्लस इस पूरे ऑर्बिटल मतलब कंप्लीटली z एक्सिस वाले ऑर्बिटल को और कौन मिलके बनाएगा, और कौन बनाएगा। अब हमारे पास d है, हमारे पास d है, d में हमारे पास होता है dxy dyz dzx dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, dxy और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो एलिमिनेट हो गए। सर क्यों एलिमिनेट हो गए, अरे तुम्हें तो z एक्सिस के अलोंग बनाना है ना, तुम्हें तो z एक्सिस के अलोंग बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो क्या इनमें z एक्सिस आ रही है, नहीं आ रही। किस में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से भी सिर्फ और सिर्फ z कहाँ है, या फिर मैं बोलूं कि सिर्फ मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है, क्या जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है किसी ऑर्बिटल का z एक्सिस पे, तो कौन सा वाला है, ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसका z एक्सिस पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, या फिर बोल सकते हैं उसका मेजर पार्ट ही z एक्सिस के अलोंग बना हुआ है। कौन सा है, ये वाला है ना। हमारे पास ये वाला एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसका मेजर पोर्शन ही कहाँ बनता है, आपको पता ही है, z एक्सिस पे बनता है।
बाकी को रिंग होती है, तो जेड एक्सिस पे बनता है और हमें बनाना भी किस पे, जेड एक्सिस पे। बात समझ में आई? फिर से एक बार दोहरा देते हैं अपन बातों को, ये हटा देते हैं। देखो क्या हुआ अपने पास मैंने इसको इसे टुकड़ों में लिखा था, sp2 प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। ठीक, sp2 मैंने बना लिया ये वाला, ये ट्राइगोनल प्लेन है, क्योंकि मुझे पता है sp2 से क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर। मैंने इसको दिखाया था क्या, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, दिखाया था मैंने, ट्रायंगुलर बोल दो, ट्राइगोनल बोल दो, एक ही बात है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। पिरामिडल में मैंने बताया था क्यों होता है, आप ऐसे इसको करेक्ट करोगे तो इस तरीके से एक पिरामिड बन जाएगा, ऐसा ही ऊपर और ऐसा ही नीचे। ठीक, क्योंकि ये ट्रायंगुलर वाला पिरामिड है, मतलब 3 फेस वाला पिरामिड है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर 4 फेस होते तो अपन बोल देते, देखते क्या बोलते हैं उसको, है ना, स्क्वायर बाय पिरामिड। ठीक, तो अपन ने बना लिया यहाँ s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, समझ में आ गई बात, sp2 इससे बना लिया अपन। ओके, चलो अब बात करते हैं ऊपर और नीचे की। तो अपने को पता है ये अगर s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, तो s का तो कोई प्लेन नहीं होता, क्या s का कोई प्लेन होता है, नहीं होता। पी एक्स और पी वाई इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन भी यही होगा, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन भी यही होगा। सर क्यों होगा, अरे पी एक्स और पी वाई है ना, पी एक्स और पी वाई तो एक प्लेन में लाई करा सकते हो, 2 एक्सिस एक प्लेन बनाती है, तो मैंने उन दोनों एक्सिस से ये प्लेन बना दिया। अब इसके परपेंडिकुलर 2 और मेरे को ऑर्बिटल्स चाहिए, इसके परपेंडिकुलर मुझे 2 ऑर्बिटल्स और चाहिए, तो अपने पास 2 बची, तो P के पास तो कौन सा ऑप्शन बचा था, परपेंडिकुलर वाला। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस, ये PZ एक्सिस क्या ऑर्बिटल, एक्स वाई प्लेन के अलावा अब परपेंडिकुलर कौन सा वाला ऑर्बिटल, PZ ऑर्बिटल। बात थी D की, तो D में थे 5 ऑप्शन, Z में कंट्रीब्यूट करने वाला, Z एक्सिस में कंट्रीब्यूट करने वाला ऑर्बिटल कौन सा वाला, Z एक्सिस में और कंट्रीब्यूट करने वाला कौन सा ऑर्बिटल होता है हमारे पास, dz स्क्वायर। होने को हमारे पास और भी होते हैं, बट प्योरली बात समझना, प्योरली ज्यादा कंट्रीब्यूशन। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, देखो क्योंकि जो ये लोब है, सॉरी ये जो ऑर्बिटल है, लोब नहीं, जो ये ऑर्बिटल है वो किस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, हाँ Z एक्सिस के अलोंग, प्योरली Z एक्सिस के अलोंग ही लाई कर रहा है। जो ये ऑर्बिटल है प्योरली Z एक्सिस के अलोंग ही लाई कर रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन के समय हम ऐसा ही ऑर्बिटल लाना चाहेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन भी किस पर ज्यादा हो, Z एक्सिस पर ज्यादा। समझ में? देखो जैसे ये तो एक्स वाई प्लेन था, तो यहाँ तो एक्स और वाई दोनों पटक दिया अपन, ऑप्शन ही नहीं था पी एक्स और पी वाई। बट अगर मैं बात करता हूँ इसकी Z की, तो अपने को D में से वो वाला ऑर्बिटल चुनना है, वो वाला ऑर्बिटल डिसाइड करना है जिसका Z एक्सिस पे कंट्रीब्यूशन क्या हो, ज्यादा। ठीक, चलो चलते हैं आगे। अब अपने पास अगला आता है पांचवा आता है हमारे पास sp3d2। अब यहाँ पर भी वही लफड़ा, D डिसाइड करना है, क्या करना है, D डिसाइड करना है। तो sp2 प्लस pz प्लस d प्लस d। पहले मैं शेप बताता हूँ, फिर आप लोग सोचना कि कौन सा वाला d ऑर्बिटल हो सकता है। तो देखो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, शेप नहीं ज्योमेट्री, शेप अलग चीज होती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेप क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी ज्योमेट्री की, तो इसकी ज्योमेट्री होती है कुछ ये, बोल रहा था कुछ इस तरीके, ठीक है। ये स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, इस तरीके से, और आगे इसको, ये रेक्टेंगल बन गया, बेसिकली स्क्वायर बनाना चाहता था मैं, ये स्क्वायर होता है ना, ये इसको बोलते हैं अपन क्या, समझ में आएगा वो था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बाय पिरामिड। ठीक है, कैसे, स्क्वायर बन रहा है और पिरामिड ऊपर और नीचे की तरफ से बन रहा है। अब समझते हैं यहाँ पर कौन से वाले डी ऑर्बिटल्स आएंगे। तो पहले अपना आंसर बताओ, फिर मैं बात करता हूँ अपने आंसर की। तो वीडियो को पॉज करो और जब तक दिमाग लगाओ। तो आंसर आ गया होगा, चलो मैं बताऊँ, मैच करो।
तो एक डी तो अभी भी कंफर्म है, कौन सा वाला, डी जेड स्क्वायर, कौन सा वाला, डी जेड स्क्वायर। एक तो डी आपका कंफर्म है, डी जेड स्क्वायर ही, कौन सा वाला होगा, डी जेड स्क्वायर ही होगा। बचता है एक और, है ना, एक और बचता है। अब एक और में अपने पास कौन कौन सा ऑप्शन थे, वापस से लिख लेते हैं। डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस। देखो ये दिमाग का खेल है, यहाँ पर आपके थोड़े से कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। अगर आप इन आंसर्स को, इन चीज़ों को समझते हो तो आपको मदद मिलेगी आगे, ठीक है, दिमाग डेवलप होगा, IQ डेवलप होगा। तो इन चीज़ों को समझो और खुद से ट्राई भी करो क्यों होगा। अब देखो, तो मैंने बोल दिया कि pz और dz स्क्वायर तो आ रखा है, कौन आ रखा है, pz और dz स्क्वायर तो आ ही रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये दो ऑर्बिटल्स है, ये जो दो ऑर्बिटल्स है, ये किससे मिलके बनी हुई, pz प्लस dz स्क्वायर से, जैसा का सी यहाँ पर था, ऊपर और नीचे की तरफ। तो मैंने क्या बोल दिया, इधर भी ऊपर और नीचे की तरफ कौन सी वाली, pz प्लस dz स्क्वायर, है ना। यानी कि ये कौन सा प्लेन होगा, हाँ ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। अब इस कुछ समझ में आ जाएगा आंसर क्या है, ठीक। तो आंसर मैंने बता दिया क्या, शायद नहीं। तो आंसर है हमारा, चल तुम ही बता, अभी बात की, अगर नहीं बताया तो ठीक है, मैं कोई याद नहीं आ रहा बताएंगे। तो यहाँ पर अपने पास कौन कौन सी हो रही है, और इस प्लेन के अंदर कौन कौन सी हो रही है भाई, इधर हो रही है अपने पास, इधर हो रही है हमारे पास sp2 प्लस, एक तो हो रही है sp2 प्लस हमारे पास कौन सी हो रही है, कोई d का ऑर्बिटल, कौन सा, d का ऑर्बिटल। अच्छा sp2 में भी हमारे पास कौन सा भी है, px प्लस py, ये भी स्पेसिफाई कर ही देते हैं, px प्लस xy प्लेन बनाना है ना, क्या करना है, XY प्लेन बनाना है, क्या करना है, XY प्लेन बनाना है। अच्छा तो देखो, एक x तो ये रहा, एक y तो ये रहा, तो XY तो आ गया, क्या आ गया अपने पास, x और y तो आ गया इधर से। अब D से भी कोई सा XY चाहिए होगा, क्योंकि अगर YZ बना दिया तो क्या ये ऑर्बिटल्स बन पाएंगी, चार नहीं, तीन तो यहाँ से बन गई, तीन तो कहाँ से बन गई, sp2 से, बताया था ना। जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं उतने ही क्या मिलता है आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इधर मुझे कितने चाहिए हाइब्रिड, चार, कितने चाहिए मुझे यहाँ पर, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो sp2 से तो मुझे कितनी मिल गई, तीन, sp2 से मुझे तीन मिल गई। बची हुई तीसरी कौन सी है, बची हुई तीसरी कौन सी है, हाँ तीसरी चाहिए मैं d से, सॉरी चौथी, तीन तो मिल गई sp2 से, जो बची हुई चौथी है फोर्थ वाली, वो हमें किससे चाहिए, वो हमें चाहिए d से। और d भी कौन सा, जो xy प्लेन में, कौन सा हो, xy प्लेन में। क्यों, xy प्लेन से अगर आप बाहर चले गए, ये भी बात समझना, अगर आप xy प्लेन से बाहर चले गए तो कुछ ऑर्बिटल का हिस्सा किसी और प्लेन में आ जाएगा। लेट्स सपोज करो आप yz प्लेन में चले गए, लेट्स सपोज करो कि आप yz प्लेन में चले गए, क्या yz प्लेन से मैं अपना काम चला लूंगा xy प्लेन का, मुझे ऑर्बिटल कौन से प्लेन में चाहिए, xy प्लेन में। तो ऑर्बिटल्स भी मुझे, ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो मुझे कौन से प्लेन में चाहिए, xy प्लेन में। तो मुझे प्योर ऑर्बिटल्स भी कौन सी चाहिए होंगी, xy प्लेन की। तो अब ऑप्शन आ जाता है किसका, या तो dxy होगा या फिर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा। ये तो दोनों चले गए, क्यों, क्योंकि xy प्लेन में कंप्लीटली लाइन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ x में आ रहा है और ये सिर्फ y में आ रहा है, हमें xy दोनों चाहिए। यहाँ से चले गए dxy और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब क्या बचा, अब क्या बचा, इन दोनों में, सॉरी चले गए dyz और dzx, क्या बोल रहे हैं, सॉरी dxy और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बच गए। अब इन दोनों में से बताओ कौन से चाहिए, बताओ कौन सा होगा। अब देखो इधर एंगल है कितना, 90 डिग्री, इधर कितना एंगल है, 90 डिग्री। लेट्स सपोज करो दिस इज योर x एक्सिस, मान लो ये x एक्सिस है, तो इससे 90 डिग्री पे एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी। ये आ गया px, ये आ गया py और एक आ गया s, बचा कौन सा, d का कोई ऑर्बिटल, उसमें भी xy या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बेसिकली स्क्वायर बाय पिरामिडल में हमें क्या चाहिए,
जो अलोंग द एक्सिस है। क्या है? जो अलोंग द एक्सिस है। अलोंग द एक्सिस कौन सी वाली होती है? ये वाली, क्योंकि अगर इन बिटवीन एक्सिस आएगी तो वो कुछ यहाँ पर आएगी ऑर्बिटल। dxy कहाँ पर आएगा? इधर आएगा, है ना? dxy तो कुछ यहाँ पर आएगा। हमें क्या इस तरीके का चाहिए? नहीं, हमें चाहिए कहाँ पर? एक्सिस के अलाउंग, और एक्सिस के अलाउंग कौन होता है? dx² माइनस y²। ठीक, तो ये कहानी थी, इसकी थोड़ी लंबी चली गई, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन करते हैं। पूछा जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा देख लेना चाहिए और रटने की कोशिश मत करना, लॉजिक से समझना कि क्या लॉजिक लगाया था। प्लेन बनाना है, एंगल भी देखना है, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं या फिर इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, सब कुछ हमें देखना होता है। ठीक, चलो लास्ट बचता है हमारे पास छठा, दैट इज योर sp(d3) हाइब्रिडाइजेशन। दिखता कैसा है वो समझना, दिखता ही कुछ इस तरह ऐसे, ठीक है। तुम भावनाओं को समझ जाना कि मैं क्या बनाना चाह रहा था। बेसिकली मैं एक पेंटागन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक पेंटागन बनाना चाह रहा हूँ। तो पेंटागन तुम्हें पता ही इक्वली होगा सारा, और ये तो 5 ऑर्बिटल्स हुए, ये तो 5 हुए, मुझे टोटल कितने चाहिए देख लो, 1 3 और 3 कितने हो गए? 7। तो मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने थे? 7। तो 2 तो 5 तो ये हो गए, और 2 हमारे पास ये होगा। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको क्या होने वाला है, मिलके किस किस से बनेगा। ये बनेगा आपका S, अगर टुकड़ों में लिखना चाहूँ तो ये बनेगा S प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dxy प्लस dx² माइनस y² और प्लस dz²। अगेन pz और dz ऊपर और नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे, और जो xy प्लेन हमें बनाना है वो किस किस से बनेगा? px से, py से, dx² माइनस y² और dxy से। ठीक, तो हो सकता है कुछ पोर्शन वीडियो में कट हो गया हो, ठीक है, ये ऊपर और नीचे की तरफ आप समझ पाएंगे। तो ये तो थी हमारे पास सारी टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आप इनको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। अपने अपने तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो फैकल्टीज है अलग अलग तरीके बताते हैं। मैं अपना शेयर करूंगा तरीका, जिससे मैं हमेशा निकालता आ रहा हूँ, और काफ़ी हद तक वो सही है, काफ़ी हद तक मतलब सही ही है वो, बट सिर्फ एक बार। चलो आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग मिलते हैं आगे की, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है। देखते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है, जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोअर पेयर। ठीक, आप लोग इसको तो याद रखना ही सही, क्योंकि डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालने के काम आता है। बेसिकली ये डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालने के काम आता है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोअर पेयर। अगर इन केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रखा है और वो पाई ना हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई ना हो, सिग्मा होगा तो इंक्लूड कर लेना, अगर पाई होगा तो इंक्लूड नहीं करना। पाई का मतलब क्या है आगे देखते हैं।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इससे क्या पता चलेगा, जैसे देखो हमारे पास है CH4, तो CH4 दिखता है कुछ इस तरीके का, CH4 दिखता है हमारे पास कुछ इस तरीके का, स्ट्रक्चर बना रखा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब स्ट्रक्चर दे रखा हो तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग। बाद में जो इम्पोर्टेंट वाला है कि जब आपको सिर्फ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दे रखा होगा फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये देखो कैसे निकालते हैं, तो कार्बन और ये स्ट्रक्चर है CH4 का, देखो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालना। वैसे ही शायद हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक। तो लिख देते हैं हम HO, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी आने वाली है देख के बता सकते हो, कितने सिग्मा बॉन्ड है ना। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ठीक है। पहला बॉन्ड बनाने के लिए जो कोलिजन है वो एक्सिस के अलोंग हो सकता है, बट दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए वो इसी एक्सिस या किसी और एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल्स टकरा नहीं सकते, एटम्स टकरा नहीं सकते। तो दूसरे उसके लिए फिर सेम, अगर दो एटम्स के बीच में, अगर दोनों एटम्स जो ओवरलैप कर रहे हैं उनके बीच में अगर पहला बॉन्ड बन चुका है तो दूसरा और तीसरा हमेशा कौन सा होगा, पाई होगा, और अगर चौथा बना तो कौन सा होगा, डेल्टा। तो यहाँ कितने सिग्मा है, 4। कितने हैं, 4। क्या कोई लोन पेयर है, नहीं, लोन पेयर नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 4 + 0 = 4। 4 आ गया। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे बता सकते हो, sp में कितने होंगे बताओ, sp में कितने थे, वो लीनियर शेप देखा था तो 2। कैसे पता, s एक ऑर्बिटल, p एक ऑर्बिटल। मैंने बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं, जितने ऑर्बिटल्स एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। अगर 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और 4 कंबाइन कर रहे हैं तो 4 होंगे, एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। तो अपन इससे चलते हैं रिवर्स डायरेक्शन में कि मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो कौन से कॉम्बिनेशन से आ सकते हैं, 4 कौन से आ सकते हैं, हाँ sp3 से। कौन से आएंगे, sp3, एक s और 3 p, एक s और 3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp। ये तो तब है जो स्ट्रक्चर दे रखा हो, अभी अपन और भी डिस्कस करते हैं, ठीक। लेट्स सपोज करो मेरे पास ये दे रखा है, ठीक है, ये H2 है, पानी ऐसा दिखता है। तो पानी के केस में देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी आएंगी, कितनी आ जाएंगी। देखो सिग्मा कितने हैं, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने हैं, 2। तो 2 तो हो गए हमारे पास सिग्मा, इसके अलावा कोई सिग्मा है नहीं। अच्छा, लोन पेयर कितने हैं, 1 और 2, कितने लोन पेयर, 2। तो 2 लोन पेयर हो गए, 2 + 2 = 4। 4 पर अगेन क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp। 4 पर अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp। सिंपल। स्ट्रक्चर जब दे रखा होता है तब हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। जब स्ट्रक्चर दे रखा होता है तब हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें जो पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है सब हमें दिख रहे हैं। उधर हमें लोन पेयर भी दिख रहा है, सिग्मा भी दिख रहा है और पाई भी दिख रहा है। बट अगर दे रखा हो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फिर किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, समझ में आ रही है। अगर सिर्फ दे रखा हमें क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो उससे पहले कुछ रूल्स लिख लेते हैं, ठीक। उससे पहले अपन क्या करते हैं, कुछ रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स तो क्या है, मतलब पॉइंट्स हैं, तो मैं बता देता हूँ। सेंट्रल एटम तो अपन लोग आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं, सेंट्रल एटम तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसे आपको बोला कि आप निकालो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन, बोला आपसे अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो बड़ा आसान सा तरीका है जो मैं करता हूँ वो बताता हूँ, और भी अगर बेसिक पे जाना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अपने पास है नाइट्रोजन, है ना, समझ। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले सेल में,
5। कितने होते हैं? 5। बात समझ, कितने होते हैं? 5। अच्छा, इधर हाइड्रोजन कितने हैं या फिर सराउंडिंग एटम कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है। एक और चीज यहाँ पर एक पॉइंट लिख ही देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म इज सिग्मा एंड देन का तो छोड़ो, वो तो बाद में तो पाई होगा, बट इतना ध्यान रखना पहला कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? हमेशा सिग्मा ही होता है। तो बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे थे 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, कितने थे? 5 थे। पेयर्ड अनपेयर्ड का दिमाग मत लगाना, बात समझ आ रही? पेयर्ड और अनपेयर्ड का कोई लॉजिक नहीं है अभी कि सर उसमें पेयर्ड होते हैं या अनपेयर्ड होते हैं, नहीं, अपने को पता है 5 है ना? 5 में से 3 तो चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में। कैसे बताया? क्योंकि देखो, फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इज सिग्मा, पहला बॉन्ड जो बनेगा कोवैलेंट वो कौन सा होगा? हमेशा सिग्मा। नाइट्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है वाया कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर कोई आयनिक बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। और पहला बॉन्ड कौन सा होता है? हमेशा सिग्मा। तो मैंने क्या करा? 3 हाइड्रोजन पकड़ा दिए। क्या करा मैंने? 3 हाइड्रोजन पकड़ा दिए, 3 क्या बना दिए? सिग्मा। क्या कर दिया मैंने? 3 सिग्मा बना दिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 तो यहाँ पर क्या हो गया? सिग्मा। नाइट्रोजन के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 तो चले गए सिग्मा बनाने में, ठीक है? 5 में से 3 तो चले गए सिग्मा बनाने में, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन हमें कहीं दिख रहे हैं? नहीं, तो उनका क्या बन जाएगा? एक लोन पेयर। क्या बन जाएगा? एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी इधर? 4 और प्लस 1, 3 और 1 प्लस 4, और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर समझ में नहीं आया तो। अभी देखो, कोई बात नहीं, अपने पास एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं। ये देखो H2O, सॉरी मार्क नहीं करने थे, है ना? लोन पर मार्क नहीं करके देगा कभी। H2O बोला आप ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो सर ऑक्सीजन की क्यों? अरे सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन है। अच्छा, यहाँ पर भी तो लिखी हुई है। चलो इसको वैलिडेट करते हैं। क्या करते हैं? वैलिडेट करते हैं, जैसे मैंने बताया, जो मैंने तरीका बताया उससे वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 होते हैं सर। 6 में से 2 तो हाइड्रोजन को जाएंगे कम से कम, बात समझना, ये कम से कम वाला नंबर है, हो सकता है ज्यादा भी चले जाए, क्योंकि सामने वाले की भी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? इस बात को भी समझेंगे। तो कम से कम 2 तो जाएंगे, तो 6 में से सर चले गए 2। क्या होगा? 6 में से चले गए 2, तो 2 अपन ने बना दिए चुपचाप से सिग्मा। क्या कर दिए? 2 तो अपन ने बना दिए सिग्मा। बचे कितने? 6 में से 2 गए तो 4। कितने बचे? 4 बचे। 4 में अगर मैं डिवाइड मारूं तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में कितने लोन पेयर आ जाएंगे? एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, या फिर बोल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे? सिंपल है, पेयर का मतलब है तो जोड़ा हो जाएगा कितना? 2 तो होगा इस पे क्या? Lp। क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? जल्दी बताओ। 4 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। क्या आ जाएगी? sp3 आ जाएगी। ठीक है, चलो एक और लिखा हुआ है CH4, इसको भी वैलिडेट करके देखते हैं। CH4 भी देख लेते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? अब देखो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हें पता होने चाहिए, और वो कैसे पता चलेंगे? वो पता चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है? तो आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। माना कि अभी शायद टिप्स पे ना होगा, बट कोशिश करो कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स या फिर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन हो गया, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4, NH2 NP2, यही होता है इसकी फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP2। तो वैलेंस शेल में होते हैं 4। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो पेयर्ड स्थिति में है या फिर अनपेयर्ड स्थिति में, कितने पेयर्ड है और कितने अनपेयर्ड है मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 4। अच्छा हाइड्रोजन भी कितने 4, हाइड्रोजन भी कितने 4 हाइड्रोजन कनेक्ट करने हैं एक कार्बन से। एक कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक कार्बन के पास 4 वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन भी कितने जोड़ने 4 ही जोड़ने। तो सबके सब किससे जुड़ेंगे, मिनिमम पहला बॉन्ड क्या बनेगा सिग्मा, यहाँ सीधा लिख सकते हैं अपन क्या हो जाएगा 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, क्योंकि 4 के बाद तो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। तो क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन 4 के हिसाब से अगेन sp3। सही। चलो कुछ और प्रेडिक्ट करते हैं, मजा नहीं आ रहा इसमें, कुछ और प्रेडिक्ट करते हैं। तो हमारे पास है BF3। आप लोग प्रेडिक्ट करो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे एक बार प्रेडिक्ट करके देखो। आपके पास है BF3, तो बताइए क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है लॉजिक लगा के, पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, फिर देखो सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं, उतने तो कम से कम आप क्या बना दो सिग्मा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तो फिर कर दो लोन पेयर। सही। देखो बताओ क्या होगा आगे। देखो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, NH2NP1। क्या NH2NP1, ये बोरॉन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि कितने 3। बॉन्ड भी कितने बनाने 3 ही बनाने, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने 3, बॉन्ड भी कितने 3 हो गए तीनों सिग्मा, तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर तो आ जाएगा 3, और 3 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है sp2। एक कम कर दो, 3 ऑर्बिटल ही तो चाहिए, तो sp। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। तो अब आते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, 1-2 पॉइंट्स देखने, उसके बाद हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल्स देखते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बड़ा लंबा नाम है, बहुत ही लंबा नाम है। पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। पॉइंट्स है सॉरी, if a molecule contains positive / negative charge, if a molecule contains positive / negative charge and it also, यार एक काम करते हैं, इसको एक-एक करके लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के फंडे दोनों के अलग अलग हैं, एक-एक करके लिखते हैं। पहले नेगेटिव का देख लेते हैं, ज़्यादा कॉमन वही, ठीक। नेगेटिव, if a molecule contains negative charge and it also contains oxygen atom, then that negative charge is assigned to, then that negative charge is assigned to oxygen atom। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक ही हो पाएगा, जगह कम पड़ जाएगी, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। इसी को कंटिन्यू करना है, और अभी समझाता हूँ कि क्या है, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर देखते हैं। Then that negative charge is assigned to oxygen atom, but if molecule does not contain, या है जैसे भी आप समझना चाहते हो, does not contain oxygen atom, then that negative charge is assigned to central atom।
तो यार इस लाइन को वापस से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहना चाह रहे थे। तो ये लाइन कहती है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज है, एक मॉलिक्यूल पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रखा है और वो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी कंटेन करता है, अपन एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी कंटेन करता है, तो वो नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज दे दिया जाएगा ऑक्सीजन को। वो नेगेटिव चार्ज दे देंगे हम किसको? ऑक्सीजन को। बट अगर मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है और उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना दिस इज ओनली वैलिड फॉर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है तभी बात करनी, ठीक। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज दे दिया जाएगा हमारे सेंट्रल एटम। एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ ही समझेंगे क्या कहना चाह रहा था। If a molecule contain positive charge, then positive charge is always assigned to central atom। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन की कोई जिक्र नहीं की है कि ऑक्सीजन है या नहीं है, ठीक। तो दो स्टेटमेंट थे, पहला स्टेटमेंट चेक कर चुके हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको दिया जाएगा? सेंट्रल एटम को। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन हो या ना हो। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन है या नहीं है तब भी पॉजिटिव चार्ज किसको दिया जाएगा? तब भी पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा सेंट्रल एटम को ही। बट जब नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऑक्सीजन तो नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दिया जाएगा। क्लियर? तो बात समझ लेते हैं क्या है बात। पहले स्टेटमेंट से ही देखते हैं। पहला स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास है लेट्स सपोज करो NO2-। अच्छा, उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक और तरीका है, आप बना लो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बना लो? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उससे भी बड़ा आसान हो जाता है। कैसे? देखो, इन्हीं में से किसी एक एग्जांपल को ले लेते हैं। NH3 ले लेते हैं। यहाँ पर अपन ने ले लिया नाइट्रोजन। क्या ले लिया? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। सामने रख दिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है, एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। सामने रख दिए 3 एटम्स हाइड्रोजन, सही। क्या कर दिया? ये लो, शेयरिंग और शेयरिंग। ये तीनों तो क्या बनेंगे? क्योंकि पहले बॉन्ड बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की ही क्या हो रही है? शेयरिंग होनी है, तो तीनों क्या होगा? ऑटोमेटिकली सिग्मा। तीनों क्या होगा? सिग्मा। और ये बच गया आपका लोन पेयर, बच गया लोन पेयर। तो काउंट कर सकते हो 1 2 3 बस, और 4 है ना। ये भी आ सकता है। जैसे लेट्स सपोज करो अपन थोड़ा सा देखते हैं CO2। किसका? CO2 का। तो CO2 में कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कर दिए, सही। मिलान करा दो, यहाँ पर इनका और यहाँ पर इनका। देखो टोटल कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो एक तो बनेगा क्या? हाँ, एक तो क्या बनेगा? सिग्मा, और दूसरा क्या बनेगा? पाई। एक बनेगा सिग्मा और दूसरा बनेगा पाई। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 2। सिग्मा कितने हो गए? सॉरी, सिग्मा कितने हो गए? 2। कोई लोन पेयर नहीं है, तो 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गए, तो 2 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 2। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आती थी इसकी? sp। स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का।
तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इसमें फायदा ये आप वैलेंसी कंप्लीट करोगे, ठीक है, क्या करोगे आप, वैलेंसी कंप्लीट करोगे। और अगर आपको एक साथ बॉन्ड नहीं बनाना है तो आप एक एक तो क्या बना दो, कम से कम सिग्मा, एक एक तो आप सिग्मा बना दो, तो दूसरा अपने आप ही पता चल जाएगा कि यार ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गया। एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CO2 HCl। लेट सपोज करो हमारे पास है HCl। HCl में अब आपको आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला काम क्या, सेंट्रल एटम ढूंढना है। क्या करना है, सेंट्रल एटम ढूंढना है। बाकियों में आपको दिख रहा होगा कि यार नंबर कम था तो जनरली वही सेंट्रल एटम होता है। अब यहाँ पर नंबर सबका बराबर है, नंबर क्या है, सबका बराबर है, तो हमें ढूंढना है सेंट्रल एटम। कैसे ढूंढेंगे, नंबर बराबर, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है, हाइड्रोजन की, देन कार्बन की, देन नाइट्रोजन की। बट बात करी जाए मैक्सिमम कोवेलेंसी की, क्योंकि वो भी तो एक फैक्टर था, कि बात करी जाए किसकी, मैक्सिमम कोवेलेंसी की, तो कार्बन की यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवेलेंसी है। मतलब ऐसे तो कोवेलेंसी सबकी बराबर है, कोवेलेंसी तो सबकी 4 के मैक्सिमम 4 ही होती है, ठीक है। तो फिलहाल कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है, 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, ठीक। तो और कार्बन ही नाइट्रोजन से क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन क्या होगा हमारा, कार्बन हमारा सेंट्रल एटम। तो वो पॉइंट्स आप उससे धीरे धीरे सीखते जाओगे कैसे। तो कार्बन को रखा सेंट्रल एटम, परेशान करके मक्खी, कार्बन को रखा सेंट्रल एटम और बनाते हैं इसके, एक इधर मार्क कर देता हूं, ठीक। और ये नहीं तो अगर ऐसे नहीं रखना, कैसे रखो तुम्हारे, ठीक है, ऐसा है। एक लाया हाइड्रोजन, एक लाया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 5। कितने होते हैं, 5। अब इनको ऐसे रखो, फिलहाल ऐसे रखो, अभी अपन देखते हैं। कार्बन के भी कितने होते हैं, 4। तो बना दिया एक सिग्मा और एक सिग्मा, बन गया। मिनिमम आपको एक सिग्मा तो बनाना है हर एक एटम के साथ, जो भी सराउंडिंग में एटम में आपको मिनिमम एक सिग्मा तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। तो बना दिया एक सिग्मा। अब देखो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, नहीं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, इसका भी नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाले हैं, यहाँ बनेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या होंगे, यहाँ बन जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड्स। इन तीनों को इधर लिया और कर दो कनेक्ट, क्योंकि कार्बन के अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ने ना। अगर आप एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन छोड़ दोगे तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। बना दिए, तो देखो एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कार्बन की, तो 1 + 1 सिग्मा कितने हैं, 2, बाकी के दोनों तो क्या है, पाई। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी S, क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp। तो इन पॉइंट्स का क्या यूज है अपन देख लेते हैं। ये तो था बेसिक सा रूल, थोड़ा सा एक ब्रीफ हिंट दिया है कि आप किस तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि जब सिर्फ सिग्मा होंगे, जब सारे सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे होंगे तब दिक्कत नहीं आती है, तब आसानी से कर लेता है बंदा का। बट जब बात आ जाती है किसकी, पाई बॉन्ड की, तो वहां होते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, फिर हम बढ़ते हैं इन पॉइंट्स के साथ, ठीक। एक और एग्जांपल, लेट सपोज करो SO2, क्या है, SO2 है ना। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के वैलेंस शेल में होता है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के हैं, तो वैलेंस शेल में यहाँ पर भी भाई साहब के कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, सही। एक तो बना दिया मिनिमम सिग्मा, एक तो बना दिया मिनिमम सिग्मा। अब देखो क्या सराउंडिंग के एटम की वैलेंसी कंप्लीट है, नहीं। क्या सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट है,
नहीं है, तो इसका मतलब वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि इधर एक और इधर पूरी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एक और, तो ये तो क्या हो गया 5, दो बॉन्ड और बना दिए। अब बैलेंसिंग कंप्लीट है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से सल्फर की भी आप चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन की। तो क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा तो 1 2 और 1 बच गया आपके पास, इस बार लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर बच गया, तो 1 2 और 1 लोन पेयर, यानी कि टोटल आ जाएगा कितना 3। टोटल कितना आ जाएगा 3, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या sp, 3 में क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन sp। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो कॉपी करो इसको आप। चलो अब देखते हैं इन पॉइंट्स का मतलब, इन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। बेसिकली हमारे पास जैसे लेट्स सपोज करो एग्जांपल है NO2 माइनस, इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल दे दिया, चार्ज क्या दे दिया, चार्ज एक दे दिया NO2 माइनस, और एक अपन ले लेते हैं BF4 माइनस। ठीक है, एक ले लेते हैं अपन BF4 माइनस। तो दोनों टाइप के केसेस हो जाएंगे, एक बार जब ऑक्सीजन है और एक बार जब ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा, चलो देखते हैं। तो NO2 माइनस, तो सेंट्रल एटम तो साफ दिख रहा है, कौन होगा, हाँ सेंट्रल एटम तो दिख रहा है नाइट्रोजन ही, सही। चलो निकालते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए काम करते हैं। नाइट्रोजन बना दिया, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई, 1 2 3 4 और 5, ये बना दिए। अब एक चीज बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये बात तो समझ में आती है ना भाई, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 3 नेगेटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है। स्टेटमेंट के हिसाब से क्या था, मैंने तो मिटा दिया, स्टेटमेंट क्या थी कि अगर कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है और उस पे क्या है ऑक्सीजन एटम है, तो वो नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन को। वो किसको दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन को। नेगेटिव चार्ज एक ही है, तो यानी कि एक ही ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन के पास जाएगा। अगर 2 नेगेटिव चार्ज होता तो एक ऑक्सीजन को नहीं देते। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज होता तो एक ऑक्सीजन को नहीं देते, एक से ज्यादा ही ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज से ज्यादा नहीं रख सकता, उसका लॉजिक ये है। एक ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज से ज्यादा नहीं रखता। ओके, तो देखो भाई अब बनाते हैं ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ बना लिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 6। किसी एक ऑक्सीजन को मेरे को चार्ज देना ही है, तो मैंने दे दिया इसको 7। भाई एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं वैसे ऑक्सीजन के, मैंने एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन को दिया। यहाँ तक की कहानी क्लियर। ओके, अब बचा हुआ इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, तो इसके तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई, 6 हो गए। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 हो गए। बना देते हैं। तो पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा, सिग्मा। तो मिनिमम तो आपको सिग्मा बनाना ही है। उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको पाई भी बनाना पड़ेगा, और ये रह गया इस पे 2 पे, ठीक, और ये हो गया पाई। सही है कहानी, ठीक। अब क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नेगेटिव चार्ज काम आ गया इधर, उसने ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। क्यों परेशान कर दिया। यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देख लेते हैं कितनी हो जाएगी, 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या फिर अगर बड़ा करके लिखना है तो 2 सिग्मा प्लस 1
लोन पेयर तो आ जाएगा आंसर 3। 3 पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी कितनी, 3 पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी sp। 3 पर क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, 3 पर आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp। सिंपल। चलो यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं और वो खुद से अजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स खुद से अजम्पशन कर लेते हैं कि यार यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है किसको दे दो, फ्लोरीन को दे दो, या ऑक्सीजन को दिया था या फ्लोरीन को दे दो। अरे ऐसे थोड़ी दे दूंगा। फ्लोरीन का अगर हम लोग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, बात समझना, फ्लोरीन के अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 7। अगर आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो उसके कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या वो बॉन्ड बनाना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या वो बॉन्ड बनाना चाहेगा, नहीं बनाना चाहेगा। बात समझ में आती है। तो फ्लोरीन के साथ वो मत कर देना कि ऑक्सीजन को पकड़ाया था तो फ्लोरीन को पकड़ा दो, ऐसा बना के फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते हो, पहले ही बता रहा हूँ। इस तरीके से आपने बनाया, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज लगाया, पाप कर दिया। क्यों पाप कर दिया बताता हूँ, ये भी बता देता हूँ। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 7। एक तो तुमने बॉन्डिंग में भेज दिया, ये भी समझ लो अभी क्या है, एक तो तुमने बॉन्डिंग में भेज दिया, 2 तो यहाँ हो गए, है ना। फिर तुमने क्या करा, एक और इलेक्ट्रॉन चिपका दिया, ये मैंने चिपका दिया। कितने हुए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैलेंस शेल एक्सपैंड कर चुका है तो इसलिए पॉसिबल नहीं। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें देखना है इस जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको मिल जाए, सेंट्रल एटम को। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के वैलेंस शेल में होते हैं हमारे पास, बोरॉन के वैलेंस शेल में होता है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। बट ये नेगेटिव चार्ज भी बोरॉन को मिलने वाला है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन कितने हैं, देखो फ्लोरीन कितने हैं, 4। अरे इसका तो आंसर सीधा है, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और चारों के चारों ही क्या कर रहे हैं, सिग्मा बना रहे हैं। क्यों, 4 तो फ्लोरीन ही है, 4 तो फ्लोरीन ही है, चारों ही साथ क्या बना रहे हैं, सिग्मा। तो ये तो फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन का ऑक्टेट तो ठीक। हेलोजेंस आर मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन फैमिली आर डाइवैलेंट इन नेचर। बात समझ में आती है, यानी कि हेलोजेंस एक बॉन्ड बना ले, हेलोजेंस एक बॉन्ड बना ले तो भी इनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तब भी हो जाता है। तो हेलोजेंस की टेंडेंसी क्या होती है जनरली, अगर सराउंडिंग में है, बात समझना, अगर हेलोजेंस सराउंडिंग में है तो सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, रटना मत, दिमाग से सोचना, ठीक है। वैलेंस शेल की थ्योरी पढ़ो, NH2NP5, वैलेंस शेल की थ्योरी मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचो। NH2NP5 कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक ही चाहिए और, ठीक है। ऑक्टेट क्या हो जाएगा उससे, कंप्लीट। वो एक कैसे आ सकता है, शेयरिंग से। तो इसीलिए वो क्या करना चाहते हैं, हमेशा एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए। कब, जब सराउंडिंग में होते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन सराउंडिंग में होते हैं तो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, जब भी सराउंडिंग में होते हैं तो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। अगर सेंट्रल हो गए तो फिर वो ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, सही। उसके बाद ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की फैमिली, ऑक्सीजन और सल्फर ये होते हैं बाइवेलेंट या फिर डाइवेलेंट, ठीक है। बाइवेलेंट डाइवेलेंट बात एक ही है, मतलब इनकी टेंडेंसी होती है 2 बॉन्ड बनाने की। क्या होती है टेंडेंसी, 2 बॉन्ड बनाने की। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से नाइट्रोजन की भी थोड़ी बहुत टेंडेंसी होती है 3 बॉन्ड बनाने की। तो मल्टीपल बॉन्ड कौन बनाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। हेलोजेंस मल्टीपल बॉन्ड तब बनाते हैं जब वो खुद क्या हो, सेंट्रल। कंफ्यूज नहीं होना है, हेलोजेंस आर मोनोवैलेंट नेचर, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरीके से सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन जनरली क्या बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसने एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लिया। अदरवाइज यहाँ देखो डबल बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड। एक आधा और एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड, और फिर प्लस चार्ज का भी देख ही लेते हैं।
प्लस चार्ज की केस में क्या होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ClO2 माइनस और ClO3 माइनस, ClO2 माइनस और ClO3 माइनस। चलो इनके निकालते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। इतना समझ में आ ही गया होगा कि सेंट्रल एटम कौन होगा, जो नंबर में कम होगा, यानी कि चलो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हमारे पास ऑक्सीजन है बगल में, हाँ मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज भी और साथ ही साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज भी और साथ ही साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। चलो 2 ऑक्सीजन भी बना देते हैं। 2 ऑक्सीजन, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6। बट एक ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन अगर सराउंडिंग में प्रेजेंट हो तो वो नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया जाएगा, हाँ इसको, ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 6 होते हैं, 7 कर दिए। बना देते हैं बॉन्ड, तो इधर तो बनेगा एक सिग्मा और यहाँ मिल जाएगा क्या, एक सिग्मा और एक पाई। बना दिया, एक सिग्मा और एक पाई। उसके बाद आपके पास एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। ठीक, यहाँ पर एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। और ऑक्टेट अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो, पूरा ही होगा और हो सकता है ज्यादा हो, एक्सपेंडेड भी हो सकता है। जैसे क्लोरीन का चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है और पॉसिबल भी। ठीक है, लुईस यहाँ पर ही फेल होता है। बना दिया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, कितनी हो जाएगी, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 तो हो गए आपके, 2 तो हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड और 2 ही हमारे पास क्या हो गए, लोन पेयर। 2 ही हमारे पास क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 4 के हिसाब से sp। सही, इसके केस में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना खुद से। और कुछ और केस दे देता हूँ, जैसे प्लस चार्ज का फंडा था वो भी देख लो एक बार, उसके बारे में मैं क्या कहना चाह रहा था। लेट सपोज करो मेरे पास है NH4 प्लस, NH4 प्लस है और एक ले लेता हूँ मैं, एक हम ले लेते हैं NO2 प्लस। तो एक मैं निकाल देता हूँ, एक आप निकाल के लाना। दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज आल्सो योर होमवर्क। ठीक, आपको इधर क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन और नाइट्रोजन की निकालनी, क्योंकि उन्हीं के लिए पूछी जाएगी। तो बात करते हैं NH4 प्लस की। तो नाइट्रोजन में अगर मैं बात करता हूँ तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज का क्या फंडा था, प्लस चार्ज चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नहीं हो, किसको दिया जाएगा, हमेशा सेंट्रल एटम को। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है ये भी तो समझो। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। आपने कर दिया एक कम, तो कितने रहेगा टोटल, 4। ये टोटल रहेगा 4। हाइड्रोजन भी कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी आ रहे हैं आपके पास 4 ही आ रहे हैं। तो 1 2 3 और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी आ जाएगी, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 4 के हिसाब से, करेक्ट। वापस से sp। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन वाली बात बताता हूँ, हो सकता है आपको पता चल गई हो सकता है हाँ भी पता चली हो। सेकेंड पीरियड के जितने भी सेंट्रल एटम होंगे उनकी मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होगी हमेशा। ठीक है, सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हो सकते, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन, जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है वो मैक्स टू मैक्स sp3 हो सकती है। उसके बाद नहीं हो सकती है। उसका लॉजिक भी क्या है, d ऑर्बिटल्स नहीं होते। ठीक, तो यहाँ तक हमारा था आज का लेक्चर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है। एक फॉर्मूला भी है, उसको भी बताऊंगा, चाहो तो उससे भी कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट तरीका वही है दिमाग के अंदर रखने वाला कि वैलेंस शेल में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस हो जाए। वैलेंस शेल में काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट कर लिए, देन आप देखो सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं। हमेशा ध्यान रखना सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं उसका मतलब है, बात समझ में आ गई। तो सराउंडिंग में मान लो 3 एटम्स हैं, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, 3 एटम है, तो तीनों को पकड़ा दिया। पहले तो क्या एक
सिग्मा। तीनों को क्या कर दिया, पहले पकड़ा दिया एक सिग्मा। उसके बाद चेक करना है कि आपका जो वैलेंस जो सराउंडिंग एटम है और जो सेंट्रल एटम है उनका वैलेंसी पूरी है या नहीं, कि उनकी जो वैलेंसी है या फिर वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। अगर इन केस नहीं होता है, ठीक है, जनरली सेंट्रल एटम का तो नहीं देखते हैं, बेसिकली हम सेंट्रल एटम का नहीं देखते, हमेशा किसका देखते हैं, सराउंडिंग का। तो आपको चेक कर लेना है कि सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो पहले उनका क्या कराओ, ऑक्टेट कंप्लीट कराओ, पाई से कराओ, हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, अगर होने को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। तो आपके लिए एक सवाल है एक और बता देता हूँ, आपको बताना है NOF3 में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फोटो कैसी दिखेगी, कौन कौन से किस टाइप के बॉन्ड्स, ठीक। आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ यहाँ पर, इधर सेंट्रल एटम कौन है आपका, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है कि कैसा दिखेगा। तो एक तो आपका ऐसे क्वेश्चन हो गया, एक हो गया NO2+ और एक ClO3-। पॉइंट्स को याद रखना है और जो तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का उसके बारे में सोचना। हम लोग एक फॉर्मूला भी लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बट जो सबसे आसान तरीका मैंने वही बताया, एक ये और एक वो दिमाग में रखने वाला, ठीक। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और देखेंगे कुछ नया, ठीक।